हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज मैं आपको पश्चिमी एशिया से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का कमेंट में नाम ज़रूर लिख दें, क्योंकि मुझे आपके सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। और तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी भी स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप उसे मेंशन कर दें कमेंट में। मैं फिर उसे आसानी से बना लूँगी, क्योंकि मेरे पास आप लोगों का सिलेबस नहीं रहता है तो मुझे कैसे पता होगा कि पेपर 14 में क्या होता है या फिर पेपर 13 में क्या होता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक का नाम ज़रूर लिख दें। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है पश्चिमी एशिया से रिलेटेड, और वो है इराक में ब्रिटिश संरक्षण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के क्रम में ब्रिटेन ने इराक के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उसके क्रम में ही जो ब्रिटेन होता है वो इराक के विभिन्न क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लेता है, और युद्धोपरांत ब्रिटेन ने इराक पर मैंडेट शासन की स्थापना का दावा पेश कर दिया। अब जैसे ही युद्ध समाप्त होता है उसके बाद ब्रिटेन क्या करता है कि इराक पर मैंडेट शासन लागू करने का जो उसकी योजना रहती है उसे वो पेश कर देता है। सैन रेमो के सुप्रीम काउंसिल के निर्णय के अनुसार, तो सैन रेमो के सुप्रीम काउंसिल के निर्णय के अनुसार क्या होता है कि 25 अप्रैल 1920 ईस्वी को इराक पर ब्रिटिश मैंडेट की स्थापना का निर्णय ले लिया जाता है। ठीक है, और इस सिलसिले में फ्रांस और ब्रिटेन में बगदाद में एक समझौता भी किया जाता है। तो ये जो मैंडेट शासन लागू होने वाला था इराक में ब्रिटिशर्स लोगों का, तो उसके सिलसिले में ही फ्रांस और ब्रिटेन ने क्या किया कि उन्होंने बगदाद में एक समझौता भी किया, जिसकी घोषणा कब होती है? 8 मई 1918 में ही कर दी जाती है। अब जैसे ही इराक में ब्रिटिश संरक्षण लागू होता है तो उसके बाद इराक के लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो युद्ध काल में इराक के लोगों का स्वशासन के अधिकार का वादा किया था। तो युद्ध काल जब चल रहा था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय इराक के लोगों को ये स्वशासन दे दिया गया था कि उन्हें अधिकार, स्वशासन का अधिकार ज़रूर मिलेगा, वादा किया गया था उन लोगों से। पर मित्र राष्ट्र के देश अपने वादे को भूल गए। लेकिन मित्र राष्ट्रों ने क्या किया कि वो अपने वादों को निभा नहीं सके और उन्होंने इराक में ब्रिटिश संरक्षण लागू कर दिया। ठीक है, और इराक के अतिरिक्त अन्य अरब देशों पर भी अपनी संरक्षण की स्थापना में ब्रिटिशर्स जुट गए। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने इराक के साथ विश्वासघात किया। ब्रिटेन ने शीघ्र ही इराक को स्वतंत्र करने के बजाय उसे गुलामी जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया। तो जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद ब्रिटेन शीघ्र ही इराक को स्वतंत्र करने के बजाय क्या करता है? उसे गुलामी जंजीरों में जकड़ने का प्रयास करता है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर पाना कठिन था, अतः राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन को इराक का संरक्षक शासक बना दिया। तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कर पाना कठिन था उन लोगों के लिए, इसलिए राष्ट्र संघ ने ब्रिटेन को इराक का क्या बना दिया? संरक्षक शासक बना दिया। इसका विरोध इराकियों ने किया। तो इसका विरोध इराकी लोग करते हैं और अप्रैल 1920 में इराक के प्रमुख नगरों में इस आरोपित व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह भी किया जाता है, और इनके चलते ब्रिटेन को जान माल की काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। उसे लगभग 20 लाख पाउंड की हानि हुई और 400 ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिक मारे गए।
तो इसके चलते इराकियों में काफ़ी विरोध की भावना उत्पन्न होती है और वो इस नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और विद्रोह करते हैं। और इनके चलते क्या होता है कि ब्रिटेन को जान माल की काफ़ी हानि उठानी पड़ती है, आर्थिक हानि उन्हें काफ़ी होती है और उससे लगभग 20 लाख पाउंड की हानि हुई और 400 ब्रिटिश तथा भारतीय सैनिक भी मारे जाते हैं। ब्रिटेन के लिए इराक में शांति सुव्यवस्था की स्थापना करना अनिवार्य हो गया था। तो जिस तरह इराक में अव्यवस्था फैल रही थी उससे मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटेन के लिए इराक में शांति सुव्यवस्था की स्थापना करना अनिवार्य हो गया था। एक बड़ी सेना इराक भेजी गई। इराक का ब्रिटिश अधिकारी कर्नल A.T. विल्सन था जिसने दमनकारी नीति अपनाई और निष्ठुरतापूर्वक इराकी देशभक्तों का दमन किया। तो एक बड़ी सेना इराक भेजी जाती है और इराक का ब्रिटिश अधिकारी जो होता है कर्नल A.T. विल्सन, जिसने दमनकारी नीति अपनाई और निष्ठुरतापूर्वक इसकी इराकी देशभक्तों का उसने दमन कर दिया। अतः इराक में अल अहद में मैंडेट की स्थापना के विरुद्ध आह्वान किया। तो इराक में क्या होता है कि अल अहद ने जो मैंडेट की स्थापना हुई थी उसके विरुद्ध उसने आह्वान कर दिया। जब अल अहद ने आह्वान किया तो इसके फलस्वरूप 1920 ईस्वी में इराक में एक भयंकर विद्रोह का श्री गणेश हो जाता है और इस विद्रोह को दबाने के लिए एक भारतीय सैनिक टुकड़ी भेजी गई और अक्टूबर में कर्नल विल्सन, जो वहाँ के कर्नल विल्सन थे सबसे पहले, तो उनके स्थान पर किसे भेजा जाता है? पर्सी कॉक्स को। सर पर्सी कॉक्स को वहाँ भेजा जाता है नामक एक सैनिक अधिकारी को सिविल कमिश्नर वहाँ पर इराक में नियुक्त किया जाता है ताकि वो विरोधी भावना का दमन कर सके। पर्सी कॉक्स ने सामयिक इराकी सरकार की स्थापना की और घोषणा की एवं राज्य परिषद को इराक के लिए एक मौलिक विधि निर्मित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। तो इस तरह पर्सी कॉक्स जब वहाँ पे जाता है इराक में, तब वह सामयिक इराकी सरकार की स्थापना की घोषणा करता है एवं राज्य परिषद को इराक के लिए एक मौलिक विधि का निर्माण करने का उत्तरदायित्व उसने किसे सौंपा? राज्य परिषद को। 1921 ईस्वी में ही इराक का शासन कार्य भारतीय सरकार के हाथ से लेकर ब्रिटिश उपनिवेश विभाग के हाथ में सौंप दिया जाता है। तो 1921 ईस्वी में क्या होता है कि इराक का जो शासन कार्य रहता है वो भारतीय सरकार के हाथ से लेकर ब्रिटिश उपनिवेश विभाग के हाथ में दे दिया जाता है। विल्सन के उत्तराधिकारी पर्सी कॉक्स ने ही उच्चायुक्त का पद ग्रहण किया। तो विल्सन जो रहते हैं उन्होंने कि जो उत्तराधिकारी रहते हैं पर्सी कॉक्स, उन्होंने ही उच्चायुक्त का पद वहाँ उस टाइम पे ग्रहण किया और इराक की समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान का भी प्रयास किसने किया? पर्सी कॉक्स ने, जो विल्सन का उत्तराधिकारी था। फैज़ल का राज्य आरोहण। उसके बाद क्या होता है? जब पर्सी कॉक्स वहाँ के कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि फैज़ल का राज्यारोहण किया जाता है। 12 जुलाई 1920 में फैज़ल को सीरिया से बहिष्कृत किया गया था। अतः सारे अरब क्षेत्र में विप्लव का वातावरण छा गया था क्योंकि उसे सीरिया से बहिष्कृत कर दिया गया था। अब्दुल्ला इस काल में एक फौज संगठित करके सीरिया पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पर अब्दुल्ला नामक जो एक आदमी रहता है वो इस काल में एक फ़ौज संगठित करके सीरिया पर आक्रमण करने वाला रहता है क्योंकि फैज़ल को सीरिया से बहिष्कृत कर दिया गया था, जिससे स्थिति और भी भयंकर होने की आशंका आ चुकी थी और यह मित्र राष्ट्रों के विश्वासघात का प्रतिफल था। जिस तरह ब्रिटिश साम्राज्य ने इराक के साथ विश्वासघात किया था, वो इसी का प्रतिफल था कि अब्दुल्ला जो था सीरिया पर आक्रमण करने वाला था, जो अंग्रेज़ी साम्राज्य के लिए बहुत ही भयंकर सिद्ध होता। अतः इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था की स्थापना के हेतु ही तत्कालीन उपनिवेश मंत्री विंस्टन चर्चिल ने कायरो में, तो विंस्टन चर्चिल जो रहते हैं
उन्होंने क्या किया कि कायरो में एक सम्मेलन किया 18 मार्च 1921 ईस्वी को, और अरब क्षेत्रों में स्थित सभी ब्रिटिश अधिकारियों का सम्मेलन किया जाता है। कब? 18 मार्च 1921 ईस्वी में, जिसे कायरो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अनुसार अमीर फैज़ल को इराक़ का तख्त सौंपने का निर्णय लिया गया। तो इस तरह फैज़ल, जो सीरिया से बहिष्कृत कर दिया गया था, उसे इराक़ में तख्त सौंपने का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि अब्दुल्ला जो रहता है वो सीरिया पर आक्रमण करने वाला रहता है, और अगर वह आक्रमण कर देता तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वो बहुत ही हानि होती। तो इसलिए ये फैसला किया जाता है कायरो सम्मेलन में कि फैज़ल को इराक़ का शासक नियुक्त कर दिया जाएगा, उसे तख्त सौंप दिया जाएगा, जिसकी पुष्टि जनमत संग्रह द्वारा करना तय हुआ। तो इस तरह ये फैसला लिया जाता है, जनमत संग्रह द्वारा इसको करना तय हो जाता है। तो इस तरह अरब ने इराक़ का तख्त अब्दुल्ला के लिए नियत कर दिया, अतः उसे संतुष्ट करने के लिए ऑटोमन सीरिया प्रांत के जॉर्डन नदी के पूर्व का क्षेत्र ट्रांस जॉर्डन नामक राज्य के रूप में सौंप दिया गया, और तथा सीरिया में अरब शासन की भी स्थापना की जाती है, और अब्दुल्ला को वहाँ का शासक बनाने का आश्वासन दिया गया था। तो इस तरह अब्दुल्ला के लिए ये सब किया जा रहा था ताकि वो सीरिया पर आक्रमण ना करे। अमीर फैज़ल 23 जून 1921 ईस्वी को इराक़ पहुंचा। तो 23 जून को अमीर फैज़ल जो होता है वो इराक़ पहुंचता है, और 11 जुलाई को राज्य परिषद ने उसे इराक़ का शाह घोषित कर दिया। विशाल जनमत ने उसका स्वागत किया, और 23 अगस्त 1921 ईस्वी में घोषणा के साथ फैज़ल का राज्याभिषेक किया जाता है, और अब्दुर्रहमान अल गैलानी को उसका प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो इस तरह उसे शासक, इराक़ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे फैज़ल के समय इराक़ के शासन का स्वरूप क्या रहा। तो इराक़ के शासन का अधिपति राजा बनाया गया, पर कोई भी कार्य करने के पूर्व आवश्यक था कि वह इराक़ के हाई कमिश्नर से परामर्श ले। तो उसे कोई भी कार्य करने से पहले हाई कमिश्नर से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी था, और हाई कमिश्नर उस टाइम पे कौन थे? पर्सी कॉक्स थे। इराक़ के शासन संबंधी उच्च पदों पर अनेक अंग्रेज़ अफसर तैयार किए गए। तो इस तरह इराक़ के शासन संबंधी में जितने भी उच्च पद थे वो अंग्रेज़ों को दे दिए गए, और इराक़ के पुलिस अफसर, नियुक्ति अफसर वगैरह अंग्रेज़ ही होते थे। शासन के देखरेख के लिए एक राष्ट्र सभा की नियुक्ति की गई, जिसमें केवल 100 सदस्य ही रखे गए थे। तो एक राष्ट्र दल सभा की नियुक्ति कर दी जाती है, जिसमें केवल 100 सदस्य ही रखे जाते हैं, और इराक़ की शासन नीति का परिचालन करने का अधिकार इससे ही दे दिया गया था। राष्ट्र सभा को इराक़ का जो शासन नीति थी उसका परिचालन करने का अधिकार दे दिया जाता है। राजा को शासन कार्य में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का भी निर्माण किया जाता है, और इसके सदस्य इराक़ की जनता से ही लिए गए थे। तो जिस तरह मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है, इसके सदस्य इराक़ की जनता से ही लिए गए थे, और इसमें अंग्रेज़ प्रतिनिधि नहीं थे। यह स्पष्ट किया गया कि इराक़ की वैदेशिक नीति और आर्थिक नीति आंग्ल प्रभुओं से प्रभावित होगी। तो ये तय किया गया कि इराक़ की जो वैदेशिक नीति रहेगी या फिर आर्थिक नीति रहेगी वो आंग्ल प्रभुत्वों से प्रभावित होगी, और इन दो विभागों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहेगा। तो इस तरह पूरी तरह जो नियंत्रण था वो ब्रिटेन का ही था, सिर्फ नाम मात्र के लिए शासन फैज़ल के हाथों में दिया गया था, लेकिन असलियत में जो सारे शासन का नियंत्रण था वो ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटेन के अंदर में ही
आता था। तो अब हमारा ये हाफ़ ही कंप्लीट हुआ है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रिटेन के साथ इराक़ का कैसा संबंध था और उसके रिलेटेड क्या क्या संधियाँ की गई वो बताऊंगी, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं हाफ़ ही इसमें बता रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।